Hello guys and welcome back to another video from my YouTube channel, that is Vipin Sharma Biology Tutorials. And from today we are starting a lecture series on different kind of chapters. So if we are going to start a chapter then we are going to finish it. Okay? क्योंकि हमने जब ये स्टार्ट किया था चैनल तो उसके बाद हमने सारे के सारे टॉपिक्स जो डाले वो रैंडम नहीं डाले, कभी प्लांट फिजियो से कभी एनिमल फिजियो से। तो वो जो सारी चीज़ें थी वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे नीट काफ़ी क्लोज था, बट नाउ वी हैव इनफ टाइम। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि पहला चैप्टर है, इसके बाद आपके सजेशंस के हिसाब से चैप्टर्स हम करते रहेंगे। सो फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स, सबसे पहले दिमाग में एक टर्म आती है माइक्रोब्स। सो व्हाट आर माइक्रोब्स? जैसा कि नाम बताता है इसका, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। तो इस चैप्टर में हम ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ऐसे सारे माइक्रोब्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। एंड दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू चैप्टर दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले ये बात आती है कि दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में हर तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल मैक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा एंड ऑल अदर माइक्रोब्स। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि इनका नंबर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एस्चर्सिया कोलाई की, तो ये 1 घंटे में बहुत ज़्यादा बार रिप्रोड्यूस करके अपनी पूरी कॉलोनीज बना सकते हैं। तो इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है, जो रिप्रोडक्शन रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इनका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन ये काफ़ी माइन्यूट होते हैं साइज में, इसीलिए ये दिखाई नहीं देते, तो हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। द सिंपल थिंग इज दैट दीज आर कॉस्मोपॉलिटन। अगर हम बात करें किसी भी जगह की, एक जगह नहीं बल्कि अगर हम किसी भी जगह की बात करें तो ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। अगर हम किसी सैंड को उठाएं तो उस सैंड में भी हमें हजारों माइक्रोब्स मिल जाएंगे। अगर हम हवा की बात करें, पानी की बात करें, या फिर हम मतलब कि डीप इनटू द सैंड कहीं भी अगर हम बात करें तो हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें वहां पे मिल जाएंगे। बल्कि ये लोग ऐसी जगह भी मिलते हैं जहां पे किसी लाइफ की गुंजाइश ही पैदा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल गीजर्स, यानी कि थर्मल वेंट्स, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे एक आम इंसान का जीना मुश्किल है, वहाँ पे भी माइक्रोब्स मिल जाते हैं। अगर हम बात करें डीप इनटू द स्नो, अगर किसी स्नो ड्यून के नीचे जाया जाए, काफ़ी लेयर्स नीचे, तो वहाँ पे जब -40 -50 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर भी रहता है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे माइक्रोब्स हमें मिल जाते हैं। तो इनकी जो लाइफ है काफ़ी मतलब कि डिफरेंट है हमसे। इनके पास काफ़ी ऐसी अडेप्टेशंस है जो इनको बनाती हैं रेजिस्टेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें थर्मो एसिडोफिल्स, एक टर्म है थर्मो एसिडोफिल्स, ये एक ही वर्ड है। थर्मो सिंपली मीन्स टेम्परेचर। सो द ऑर्गेनिजम्स, द माइक्रोब्स दैट आर लविंग टेम्परेचर, जिन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पसंद है। एसिडो सिंपली मीन्स एसिड्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एसिड में भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है H2SO4 की, या फिर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है HCl की, या फिर किसी और एसिड की, उसमें भी ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। इनके पास ऐसी अडेप्टेशंस हैं। एंड फिल्स सिंपली मीन्स लविंग। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफिलिक, सो वी नो वेरी वेल दैट द थिंग्स दैट आर फिलिक यानी कि लविंग टू वाटर आर नोन एज हाइड्रोफिलिक। सिंपली द ऑर्गेनिजम्स which are in love with high temperature and high acid concentration are known as thermoacidophils। तो ऐसे भी कुछ माइक्रोब्स हैं जो बहुत ज़्यादा अडेप्टिव हैं और जिस जगह हम सोच भी नहीं सकते उन जगह पर भी ये पाए जाते हैं। इसीलिए हम इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉस्मोपॉलिटन, क्योंकि ये कहीं भी पाए जा सकते हैं पूरे यूनिवर्स में। इनकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। नाउ डाइवर्सिटी, माइक्रोब्स में भी काफ़ी तरीके की डाइवर्सिटी होती है। माइक्रोब्स डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस से बिलोंग कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइलम से जो आ सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ किंगडम से भी आ सकते हैं। अगर आप बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि डाइवर्सिटी, तो काफ़ी अलग अलग ग्रुप से ये आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं, हमें पता है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो ये जो आते हैं ये मोनेरा से आते हैं, किंगडम मोनेरा से। फिर बात करते हैं फंजाई की, फंजाई खुद में ही एक किंगडम है। उसके बाद प्रोटोजोआ जो कि एनिमल से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। देन वायरसेस, वायरसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरसेस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, काफ़ी सारे डिजीज कॉज करते हैं वायरसेस। उसके बाद ये देखते हैं एक नॉर्मल सा वायरस है जिसकी जो पिक्चर है वो एनसीईआरटी में दी गई है, इसी चैप्टर में, काफ़ी छोटी है लेकिन दी गई है विद लेबलिंग, तो इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
और जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम टोबैको मोज़ेक वायरस और एक सिंपल बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये वही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा छोटा दिया हुआ है क्योंकि हम इसे पहले 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। ये एक वायरस का हेड है। अगर हम इसको रिजेम्बलेंस करवाएं हमारी बॉडी से, तो ये इसका हेड है, दिस इज कॉलर, दिस इज सिंपली टेल, दिस इज अ प्लेट, और यहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें पिंस कहते हैं और प्रॉन्ग्स कहते हैं। काफी सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में, तो आप एक बार इस पे नजर जरूर डालिएगा। इसके बाद ये एक सिंपल वायरस है जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, वन इज इट्स जेनेटिक मटीरियल। वायरस में जेनेटिक मटीरियल हो सकता है या तो डीएनए या फिर आरएनए, लेकिन कभी भी दोनों नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन एम्स असर्शन रीजन में आया हुआ है कि वायरस में कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। असर्शन रीजन में ट्रू और फॉल्स का भी एक चक्कर होता है कि हमें देखना रहता है कि रीजन और असर्शन एक दूसरे के लिए सही है या नहीं, और वो आपस में करेक्ट है या नहीं। तो उसमें ये जो लैंग्वेज मैंने यूज की थी ये बिल्कुल करेक्ट थी, बिल्कुल, क्योंकि मतलब कि वायरस में एक ही तरीके का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या तो डीएनए या आरएनए, लेकिन कभी भी दोनों नहीं हो सकते। ये है वायरसेस। तो इसके ऊपर एक जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके ऊपर होता है एक प्रोटीन कोट। दैट प्रोटीन कोट इज समटाइम कॉल्ड एज कैप्सिड, और उस कैप्सिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि छोटी छोटी जो सब यूनिट्स होती हैं दैट्स नोन एज कैप्सोमेयर्स। तो ये मैंने किस लिए बताया जबकि इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके आगे एक टर्म आती है जो कि समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वायरस, और इसके आगे एक टर्म आती है वायरॉइड्स। कई बार कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड्स। वायरस तो वो है जो हमने पढ़ा अभी, न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, बट नेकेड वायरस यानी कि द वायरस दैट इज डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोट, जिसमें प्रोटीन कोट साफ साफ एब्सेंट है, ऐसी चीज को हम कहते हैं वायरॉइड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन बेसिक से पढ़ें तो इसलिए हमने पहले एक वायरस ड्रॉ किया। अब अगर हम इसके कैप्सोमेयर्स को हटा दें, देन दैट सिंपल नेकेड वायरस इज नोन एज वायरॉइड। उसके बाद एक टर्म आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रायॉन्स। प्रायॉन्स एज द नेम इंडिकेट्स पी, सो दीज आर द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। इनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, इनमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। ऐसे प्रोटीन जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं प्रायॉन्स। तो तीन टर्म्स हमारे पास आई, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। इन तीनों में यही बेसिक डिफरेंस है, एक है जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है, दूसरा है जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, तीसरे में सिर्फ प्रोटीन है। और प्रायॉन्स पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिस्कस किया है डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज जो कि प्रायॉन्स से होती है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें सिंपल ट्रिक दी हुई है उन सब वीडियोस को, उन सब डिजीज को याद करने। तो उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में, जैसे कि एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, दिस इज अ सिंपल वायरस और दिस इज अ सिंपल बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जैसे कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट्स में बात की थी, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, कॉलीफेज जो ई कोलाई पे अटैक करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस और अटैकिंग एजेंट्स के बिहाफ में इनका नाम रखा जाता है अलग अलग तरीके से। अब बात करते हैं कॉलोनीज। ये सारे ऑर्गेनिजम्स जिनकी हमने बात की, दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, वायरॉइड्स, वायरोसॉइड्स, प्रायॉन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, हमें पता है क्यों नहीं दिखते, क्योंकि इनका साइज जो है काफी स्मॉल है, लेकिन कई बार ये कॉलोनीज बना लेते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन में दिया हुआ है, लेकिन इसकी जो गहराई है वो काफी ज्यादा है। कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई को हम कल्चर करा सकते हैं। कल्चर कराने का मतलब किसी न्यूट्रिएंट मीडियम पे, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई का खाना, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिटियम या फिर न्यूट्रिएंट मीडियम। ये न्यूट्रिएंट मीडियम है। न्यूट्रिएंट मीडियम पे हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, उन्हें खाना मिल रहा है, तो इट्स सिंपल कि दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस, एंड इफ दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस तो वो अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कुछ कॉलोनीज की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर सिंपल बैक्टीरियाज हैं, इनकी कॉलोनीज ऐसी हो सकती हैं। फंजाई की कॉलोनीज भी उसमें दी हुई है एनसीईआरटी में।
कुछ इस तरीके की फंजाई की कॉलोनी है इकट्ठे होकर। तो कुछ ऐसी चीजें हैं सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई जो कि कॉलोनीज बना लेती हैं, और कॉलोनीज बनाने पे सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो हमें दिखने लग जाते हैं। एक वायरस शायद हमें ना दिखे, एक फंजाई या फिर एक बैक्टीरिया शायद हमें ना दिखे, लेकिन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जब इकट्ठे होकर एक कॉलोनी बना लेते हैं तो वो हमें थोड़े से विजिबल हो जाते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाता है, और इससे हमें पता लग जाता है कि उनकी लाइफ साइकिल कैसी है। हम उन पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, वो जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं, उनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स तभी पॉसिबल हैं जब वो हमें दिख पाए, उन्हें दिखने में आसानी हो, और वो होती है कॉलोनीज फॉर्मेशन के द्वारा। तो इसीलिए हमें जब भी इन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना होता है, हम डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम पे इन्हें उगाते हैं। न्यूट्रिटिंग मीडियम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर सिंपली न्यूट्रिएंट मीडियम। तो हम न्यूट्रिएंट मीडियम पे उन्हें उगाते हैं, वो कॉलोनी बना लेते हैं, तो हमें विजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद हम उन पे आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नाउ दीज आर फ्रेंड एंड फो। काफ़ी सारी डिजीजेज हैं, एक डिजीज नहीं है बैक्टीरिया की, एक डिजीज नहीं है वायरस की, एक डिजीज नहीं है प्रोटोजोन्स की, इतनी सारी डिजीज कॉज करते हैं। मतलब कि प्रायॉन्स इतना छोटा होता है लेकिन प्रायॉन्स भी बहुत सारी डिजीज कॉज करता है इवन इन मैन। तो इनको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ये एक तरीके से फो है हमारे लिए, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन ये हमारी जो यूजुअल ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करते हैं हमारे लिए, और इसीलिए ये चैप्टर बनाया गया है टू किल द मिथ। हमारे मन में एक मिथ है कि यार बैक्टीरिया है तो हमेशा हार्मफुल ही होगा, वायरस है तो हमेशा हार्मफुल ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और उन्हीं को टेस्ट करने के लिए, उन्हीं के बारे में जानने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हमारे लिए कैसे काम आते हैं ये बैक्टीरियाज, ये माइक्रोब्स। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं फ्रेंड एंड फो, दोनों तरीके के काम हैं इनके। अब एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर, डायग्राम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम है पॉलीहेड्रल वायरस, हेक्सागोनल शेप जैसा कि आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एडिनोवायरस। एडिनोवायरस। अब इस एडिनोवायरस का जो है मेन बात क्या है इसके बारे में, दैट इज कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, रेस्पिरेशन, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज हैं उनको ये बढ़ाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अ रेस्पिरेटरी डिजीज, आपको 2-3 बैक्टीरियाज के नाम दिए हुए हैं और उनमें एक नाम दिया हुआ है एडिनोवायरस, तो आप ये सोचेंगे कि यार चैप्टर भी हमने पूरा पढ़ा था लेकिन ये क्वेश्चन स्किप कैसे हो गया। ये स्किप ऐसे हो गया कि जो डायग्राम्स हैं जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा आपको लगता है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन में एक छोटी सी बात लिखी है अबाउट एडिनोवायरसेस, और वो एडिनोवायरस के बारे में जो बात लिखी है वो यही है कि दैट इट कॉजेज डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। यानी कि हमारे लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इसका काम क्या है, आखिर ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। सो दिस इज द पॉइंट जो कि काफ़ी बार स्किप हो जाता है। अगर आपसे नहीं हुआ हो तो इट्स वेरी गुड, अगर हो गया हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब कुछ डायग्राम्स ऊपर बने हुए हैं एनसीईआरटी में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कई बार हम ओवर एक्साइटेड होकर छोड़ देते हैं, लेकिन वो बात गलत है। छोटी छोटी चीज़ को भी हमें पढ़ना है, यही हमारा मोटो है, हम कम सीखें लेकिन परफेक्ट सीखें। तो उसके ऊपर जो डायग्राम्स है उसमें कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनकी शेप बनी हुई है, उनमें कुछ रॉड शेप बैक्टीरिया बने हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं बैसिलस। बैसिलस मैंने ऐसे याद किया था सिंपली बैट शेप, क्योंकि इसके साइड में जो बना हुआ है कोकाई, जिसके बारे में हमने ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था, जो कि आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी अभी तक। तो कोकाई दैट इज कोकस सिंपली मीन्स अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। जब दो बॉल्स आपस में जुड़ जाएंगी दैट इज डिप्लोकोकस, 3 बॉल्स ट्रिप्लोकोकस, 4 बॉल्स टेट्राकोकस। अगर चेन बन जाए then that is known as streptococcus, streptococcus pneumonia which is the causative agent of pneumonia disease। हम सबको पता है उसमें streptococcus नाम में आ गया, यानी कि जो कोकाई हैं, जो बॉल्स हैं, सिंपली वो एक चेन के फॉर्म में जुड़ी हुई हैं। सिंपल इज विद सेम थिंग इज विद बैसिलस। सिंपल बैसिलस एक बैट लाइक स्ट्रक्चर, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नाउ डिप्लोबैसिलस, देन ट्रिप्लोबैसिलस, देन स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसी तरीके से करके बाकी सारी शेप भी होती हैं। कुछ शेप्स होती हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया, दिस कॉमा शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज विब्रियो। अगर बात चल रही है इन सब चीज़ों की तो इन्हें डिस्कस कर लिया जाए तो अच्छा है, आगे हमें हेल्प मिलेगी, और इन चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। 3-4 बार बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज विब्रियो। ऐसे ही करके डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स होती हैं
इन सब चीजों की। और एक शेप आती है बैसिलस में, कुछ ऐसा बना हुआ है एनसीईआरटी में, और यहाँ पे छोटा सा ये स्पोर है। इस स्पोर की लेबलिंग एनसीईआरटी में नहीं की हुई, लेकिन किसी टेस्ट सीरीज में मैंने एक क्वेश्चन देखा था जहां पे पूछ लिया गया, दिस इज एंडोस्पोर। ये 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने इसको लेबल नहीं किया है तो आप लेबल कर सकते हैं, दिस इज एंडोस्पोर। एंडोस्पोर के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पूरा डिटेल में जाएंगे उसकी में। अभी के लिए हमने पढ़ा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जनरल अकाउंट, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी। दिस इज बेसिक्स अबाउट ह्यूमन वेलफेयर, जो कि बैक्टीरिया हमारी लाइफ में क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में। अब हम हर चैप्टर की लेक्चर सीरीज बनाने वाले हैं, कुछ पार्ट्स में एक चैप्टर की पूरी डिस्कशन होगी, एनसीईआरटी से एक एक वर्ड उठाया जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उनको हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ रिफ्रेशर से, और जो ट्रिक्स होगी उनकी अलग से वीडियो बनाई जाएंगी। तो ये अब एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक पूरी लेक्चर सीरीज होने वाली है। सो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यू कैन हिट लाइक बटन। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस कमिंग टुमारो।